वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नर्स इक्वेशन के बारे में बताया था। आज जो पढ़ाना हमें ये पढ़ाना है कि नर्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दोबारा बताते हैं जो हमने बता रखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये होता था एनोड और ये होता था कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस, यही डिफरेंस लिख देते हैं, ये एनोड और ये कैथोड। अब जो एनोड है यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा, जिंक और कॉपर का ही लेते हैं। ठीक है, तो जो एनोड है इस पे होता है क्या चीज़, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं, लेकिन हल्का सा एक रिवीजन कराना जरूरी है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझाने के लिए। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होता है रिडक्शन। अब जो यहाँ पे इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन होगा Zn से बन जाएगा Zn++, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cu++ से बनता है Cu और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है इसमें। तो ये रिएक्शन होता है इस वाले में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में। आगे अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से हो रहा है, जो करंट का फ्लो होता था वो इधर से इधर की तरफ होता था, इधर से इधर की तरफ होगा आई का फ्लो, करंट का फ्लो। तो फ्लो ऑफ करंट वो होता था कैथोड टू एनोड। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो ये फ्लो हो रहा है, और फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पोटेंशियल में डिफरेंस होता था। ठीक है, इसके पोटेंशियल को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन ये वाला जो पोटेंशियल था उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल था उसको बोलते थे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे आता था एक पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मिलता था हमें वोल्टामीटर से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होती थी, लो होती थी, और इधर वाली वैल्यू ज़्यादा होती थी। ये पहले बता चुके हैं कि कैथोड जो है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इसका जो होता है हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, और इसका होता है लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका लो इलेक्ट्रोड है, इसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। अब आगे जानना है कि जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, दोबारा आगे बताते हैं। जो एनोड पर रिएक्शन हुआ वो क्या होता है, Zn से बन जाता है Zn++ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो होता है Cu++ से, ये बन जाता है Cu, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है Zn से Zn++ बन रहा है, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन है, यहाँ पर ही ये Zn है और Zn से क्या बना, Zn++ बना। और इस बनने के साथ क्या होता है कि इस सोल्यूशन में जो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसके सोल्यूशन में Zn का कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn++ इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज करता है, विथ टाइम। वही चीज़ यहाँ पर क्या होगा, जो इसके सोल्यूशन में Cu++ है वो यहाँ जाकर डिपॉजिट होना लगेगा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा Cu++ का इस सोल्यूशन में, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज किया और इस वाले सेल में कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। अब जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। अब अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं एनोड के लिए ही कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ टाइम। ठीक है, विथ टाइम। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो कैथोड पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा विथ टाइम के साथ।
अब हमने यहाँ इनिशियली क्या पढ़ा था कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होता है। इसको भी लिख देते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, लो, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था हाई। कोई भी अगर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही हमेशा और हमेशा कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर का था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा था, इसलिए कैथोड का काम करता था। अब कितना होता था नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं। जो कॉपर का होता था 0.34 पॉजिटिव में इतना वोल्ट होता था कॉपर का, और जो जेडन का होता था वो होता था -0.76 वोल्ट, ये इसका होता था। तो ये वैल्यू ज़्यादा था, ये वैल्यू कम था, ठीक है। तो इनिशियल केस में जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो उस समय इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ज़्यादा था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रहा है उस समय क्या होगा कि एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ बता दिए बढ़ रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज करता जाएगा, तो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और उसी समय क्या होगा कैथोड में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों का इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और अगर दोनों वैल्यू जब सेम हो जाती है तो उस समय क्या होगा कि इधर इधर की वैल्यू सेम हो गई। अब सेम हो गई तो यहाँ पे करंट का फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि करंट का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस समय क्या क्या चीज़ें होंगी, पहली चीज़ उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ लिख देते हैं इसको मिटा के वापस कि क्या कंडीशन आता है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट नॉट फ्लो। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नॉट फ्लो, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है तो ना तो करंट का फ्लो होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि इसका जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, सेल पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, तो सेल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का सेम है तो ना फ्लो हुआ तो ना तो कोई पोटेंशियल जनरेट होगा, तो सेल पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ पता चला, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो उस समय सेल पोटेंशियल हो जाता है जीरो, ठीक है। अब हमें वापस आना है नर्स इक्वेशन पे। नर्स इक्वेशन में देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ई सेल जो है सेल पोटेंशियल जीरो हो गया। अब हमें देखना है नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और माइनस हमें यहाँ पे भी देखना है स्टैंडर्ड कंडीशन में देखना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाता है 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहाँ हो जाता है लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन में दो चीज़ें हमें चेंज करना है। पहली चीज़ ये कि इसको हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है, और दूसरी चीज़ ई सेल की वैल्यू हमें जीरो रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जेडन से बन जाता है जेडन प्लस प्लस, और साथ में क्या होता है कॉपर प्लस प्लस से बन जाता है कॉपर। तो टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसके लिए अगर हम निकालना चाहेंगे केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू अगर निकलती है तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। तो प्रोडक्ट का ये है, तो ये हो जाएगा जेडन प्लस प्लस और डिवाइड बाई सी यू प्लस प्लस, या फिर इसको लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लॉग के साथ ये सेम वैल्यू दी गई है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इस पूरे वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं केसी की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख देते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ये -0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, और यहाँ रख दिए के सी। और जब भी यहाँ पे के सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया तो ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो हो गई। अब ये वैल्यू जीरो हो गई तो टोटल ये इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और लॉग के सी, ये वैल्यू हो गया।
अब इस पूरे वैल्यू को माइनस में इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन और लॉग के सी, ये के सी है पूरा, ठीक है। तो इस समय के सी और सेल पोटेंशियल दोनों में ये रिलेशनशिप आ गया। तो ये एक फार्मूला आपको एक और मिल गया। और इस किस कंडीशन में होगा, जब सेल क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में के सी और ई नॉट सेल का ये रिलेशनशिप होता है। अब इस पे आपको एक क्वेश्चन भी करा देते हैं और क्वेश्चन सेम इसी पे कराते हैं, जेड एन और कॉपर पे ही। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ई नॉट सेल और के सी में क्या रिलेशनशिप है और किसके लिए, जेड एन और कॉपर सेल के लिए निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं इसके लिए। ई नॉट सेल की वैल्यू जेड एन और कॉपर के लिए होता है 1.1, तो ये चीज़ हमने पहले ही बता चुका है। अब ये हो गया 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 2 जेड एन और कॉपर के लिए, और लिख देंगे लॉग के सी। अब इसका मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2.2 हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया 0.0591 इक्वल टू लॉग के सी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 5.9 इक्वल टू लॉग के सी। तो यहाँ पे इसका डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहाँ पे लॉग के सी की वैल्यू आ गई, और लॉग के सी से हम क्या निकाल सकते हैं, एंटी लॉग लेके के सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें के सी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एंटी लॉग भी हमने आपको पढ़ा दिया था, इसीलिए हमने लॉग एंटी लॉग पढ़ाया था कि वहाँ पे इस सब की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।